I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media. History will be kinder to me. I wrote that. You wrote that speech. Please tell us about it. When I joined PM, मनमोहन सिंह ने कहा देखो ये तो दिस अ न्यू चैलेंज फॉर मी, मुझे ये स्पीच लिखने में सोचने में टाइम नहीं मिलेगा, तो तुम ये काम तुम ले लो। मैं उनके लिए सिर्फ 4 साल काम किया, मगर टिल द एंड आई यूज्ड टू राइट अ स्पीच। Even after you left PMO. इवन आफ्टर आई लेफ्ट, मैं सिंगापुर से भी स्पीच लिख के भेजा था। कुल मिला के 2000 स्पीचेस लिखा मैं उनके लिए। Is there any specific reason कि आपने अपनी पहली चर्चित किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में एज अ मीडिया एडवाइज़र जो आपने 4 साल चीज़ें देखी उन सब का तो जिक्र किया, लेकिन 9 से 14 तक आप किस तरह से एसोसिएटेड रहे उस पर आपने बहुत बात नहीं की। Said many times, what I've written is only 50% of what I know. You did not want more trouble for Mr. Singh? No, you see, I mean, Were they miffed at you because you met Narendra Modi, who was Gujarat's chief minister? They thought that Baru has switched the side. नहीं यार छोड़िए ये सब। I don't want to get into this. So let me tell you the truth. इस पे किताब लिखने का विचार कैसे आया? ये जो डायस्पोरा कहते हैं सारे दुनिया में, हमारे प्रधानमंत्री भी यहाँ वहाँ जाते हैं और ताली बजाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा है। तो ये एक माहौल बन गया कि अगर आप देश को छोड़ के बाहर जाएंगे तो ये कुछ ग्रेट अचीवमेंट है। इसको मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। पिछले साल फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने पार्लियामेंट में बताया कि 10 साल में 2011 से 2023 तक 11-12 साल में 18 लाख लोग भारतीय सिटीजनशिप को छोड़ के गए हैं। आई आस्क द क्वेश्चन, आप विलायत में रह के भारत माता की जय कह रहे हैं, भारत माता को वापस क्यों नहीं आते? और आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि जब पॉलिटिकली बार बार दावा हो रहा है कि नया भारत बन रहा है, तब ये रिवर्स गेन क्यों नहीं हो रहा है? अब ये तो प्रश्न है मेरा कि कितने ऐसे लोग को आपने वापस लाया। जैसे नेहरू जी ने होमी बाबा को वापस लाए, सेठना को लाए, KN राज को लेके आए, बड़े बड़े बुजुर्ग इंटेलेक्चुअल्स को लेके आए। कि आप कितने लोगों को लेके आए? डॉक्टर बारू, पॉलिसी के लेवल पे आपको क्या लगता है कैसा रहा, अगर इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में देखें जो आप बोल रहे हैं कि वेल्थ बाहर जा रहा है? एक जॉइंट सेक्रेटरी बैठता है मिनिस्ट्री ऑफ HRD में जो IIMs को और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को चलाते हैं, वाइस चांसलर्स आके बाहर बैठते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये ऐसा कैसा चलेगा देश? Any suggestion for Prime Minister Narendra Modi? Yeah, very simple suggestion. Can be the CEO of Amazon or Citibank, but we cannot build one. How do you look at it? No, that is a challenge for us. Brought to you by New India Assurance. Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये किताब वाला है एक और किताब। इस बार की किताब ससेशन ऑफ द सक्सेसफुल, इसको संजय बारू जी ने लिखा है और पेंगुइन प्रकाशन ने छापा है। हार्ड बाउंड की कीमत है 799 रुपये, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जैसे नौजवान दर्शकों के लिए इसकी जो पेपर बैक इशू होगा या इसका जो ई बुक वाला इशू होगा वो रिलेटिवली सस्ता होगा। वैसे भी मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि कुछ वाहियात किस्म की फ़िल्में देखने और पॉपकॉर्न और महंगा विदेशी कत्थई रंग का जलजीरा, उस पर जितना पानी आप मैं GST के बहाते हैं, उससे अच्छा है कि कोई ढंग की हफ्ते में एक आध किताब खरीद के पढ़ लें। संजय बारू जी के कई परिचय हैं, उसमें से एक परिचय है कि ये हमारी बिरादरी से आते हैं, पत्रकार रहे हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस जैसे अखबारों में रहे हैं। एक परिचय ये है कि ये मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे 2004 से 2008 के बीच उनके मीडिया सलाहकार रहे हैं। एक परिचय ये है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और ली क्वांग यूनिवर्सिटीज़ जैसे कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर भी रहे हैं और इनकी कई किताबें चर्चा में रहीं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तो उससे काफ़ी लोग वाकिफ़ हैं ही। उसके अलावा स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस 1991, हाउ PV नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री, ये किताब है। और जो एक और दिलचस्प किताब है जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए खोज के, वो है इंडियाज़ पावर एलीट, क्लास, कास्ट एंड कल्चरल रिवोल्यूशन। संजय बारू जी, आपका किताब वाला में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।
इससे पहले कि मैं हर एक चैप्टर पे अलग से डिस्कशन करूं, मुझे इनफैक्ट चैप्टराइजेशन और उसके टाइटल भी बहुत दिलचस्प लगे, पर उससे भी ज़्यादा दिलचस्प लगा इंट्रोडक्शन का पहला ही कोट, जहाँ पे आप अपने पूर्व बॉस और उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कोट कर रहे हैं, जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एक स्पीच दे रहे थे। वील कम टू दैट एज वेल, पर उससे भी पहले पहला सवाल इस बातचीत का, आपको क्यों लगा कि इस विषय पर कि भारतीय लगातार भारत से बाहर जा रहे हैं, ये संख्या बढ़ रही है अलग अलग स्ट्राटा के, अलग अलग आर्थिक वर्ग के, अलग अलग वजहों से, लेकिन बहुत पढ़े लिखे IIT, IIM, एम्स प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़े हुए भारतीय वो बाहर जा रहे हैं और फिर बाहर ही सेटल हो रहे हैं। तो ये जिस माइग्रेशन पे आपने विस्तार से बात की है, जिसको आपने वेल्थ ड्रेन भी कहा, ब्रेन ड्रेन भी कहा, इस पे किताब लिखने का विचार कैसे आया? विचार तो कई सालों से था। ओके। मेरे खुद के परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे ख्याल में मोर देन हाफ, आधा से ज़्यादा मेरे भाई, मेरे भांजे, नेव्यू, नीस, कजन्स सब चले गए। मेरे वाइफ के फैमिली में सारे के सारे अमेरिका में। प्रोफेसर रमा की फैमिली, मेरे रमा, उनके सारे कजन्स, एक भी यहाँ नहीं है, एक दो है बस, 10-15 US में है। तो साउथ से अब आएंगे तो बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज में 1, 2, 3, 4 लोग चले US चले गए हैं। तो एक सोशल फेनोमेनन बन गया कि देयर हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग, 10-15 साल से ज़्यादा भी, 20 साल से माइग्रेशन होते रहा है। मगर एक इस पे ज़्यादा हमने रिफ्लेक्ट नहीं किया, हमने सोचा नहीं कि ये क्यों हो रहा है। बस हम सब मानते हैं कि अच्छा हो रहा है, जो लोग जा रहे हैं उनकी भलाई हो रही है, देश की भी भलाई हो रही है, रेमिटेंसेस आ रहे हैं। और ये जो डायस्पोरा कहते हैं सारे दुनिया में, हमारे प्रधानमंत्री भी यहाँ वहाँ जाते हैं और ताली बजाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा है। तो ये एक माहौल बन गया कि अगर आप देश को छोड़ के बाहर जाएंगे तो ये कुछ ग्रेट अचीवमेंट है। इसको मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है और इसके बारे में हम चर्चा क्यों नहीं कर रहे। 1970s में जगदीश भगवती एक इम्पॉर्टेंट पेपर लिखा था ऑन ब्रेन ड्रेन। अगर आप 1970s के लिटरेचर देखेंगे तो भगवती का ऐसे है, VM दांडेकर जो गोखले इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे और RSS के काफ़ी नज़दीक थे, सपोर्टर थे बीजेपी जनसंघ के उन दिनों में, और दीना खटखटे, कई अदर इकोनॉमिस्ट, ब्रेन ड्रेन के ऊपर लॉट ऑफ आर्टिकल्स वर रिटन। आजकल कोई नहीं लिखता है। उन दिनों में ब्रेन ड्रेन हो रहा था, IIT से डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट जा रहे थे, तो एटलीस्ट फोकस ब्रेन ड्रेन पे था। आजकल जो हो रहा है सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं, वेल्थ ड्रेन हो रहा है। मतलब मिलियनर्स जो करोड़पति हैं अपने देश को छोड़ के वापस बाहर जा रहे हैं, और सिर्फ अमेरिका और इंग्लैंड को नहीं, वो दुबई जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, ग्रीस जा रहे हैं, साइप्रस जा रहे हैं, मॉरिशस जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी देश के लिए बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, और क्या इसमें सिर्फ भलाई है या इसमें नुकसान भी कुछ है। अगर नुकसान है तो इसके बारे में हम क्या करना चाहिए और क्यों जा रहे हैं। मतलब इंडिविजुअल्स अपनी भलाई के लिए जाते हैं, जो कारीगर हो, जो वर्कर हो, या साइंटिस्ट हो, या बैंकर हो, अगर अपनी भलाई के लिए जाते हैं। मगर इस देश को छोड़ के जब जा रहे हैं तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें सोचना चाहिए। कोई नहीं सोच रहा है। तो कई सालों से मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था, ये इसके वजह क्या बोलते हैं, रिसर्च क्यों नहीं हो रहा है। वाई इज नोबडी इवन एनालाइजिंग दिस। तो जब टाइम मिला मैं लिखना शुरू किया। नाइस।
इंट्रोडक्शन आपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्पीच से किया है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की स्पीच है। वर यू देयर? I wrote that speech. You wrote that speech. Please tell us about it. I was a speech writer. You were the speech writer for the Prime Minister. ये हमेशा से नॉर्म रहा है कि प्रधानमंत्रियों के भाषण लेखक होते हैं? हाँ, होते थे। मतलब राजीव गांधी के मणिशंकर अय्यर थे, इंदिरा गांधी के HY शारदा प्रसाद जी थे, पता नहीं नेहरू जी के कौन थे। नेहरू जी तो मेरे ख्याल में अपने स्पीच वही लिखते थे। बट मनमोहन सिंह, वाजपेयी साहब के मेरे ख्याल में आई डोंट नो एक्चुअली, गुड क्वेश्चन। आई नेवर फाउंड आउट कि उनके स्पीच कौन लिखते थे। मेरे ख्याल में वाजपेयी जी भी नेहरू जी के ऐसा खुद बोलते थे। वो उनका स्टाइल ही अलग था ना। जब पंडित जी और वाजपेयी जी, दे वर पॉपुलर लीडर्स। माइक के सामने अगर खड़े हो गए तो उनका सोच भी अलग था। दे कुड थिंक अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द कंट्री। दे वर स्टेट्समैन। नाउ व्हेन आई जॉइंड पीएम, मनमोहन सिंह ने कहा, देखो ये तो दिस इज अ न्यू चैलेंज फॉर मी। 24 आवर्स अ डे आई विल नीड जस्ट टू बी प्राइम मिनिस्टर। कि प्रधानमंत्री का जब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बनूंगा, तो मुझे ये स्पीच वीच लिखने में, सोचने में टाइम नहीं मिलेगा, तो तुम ये काम तुम ले लो। तो कुल मिला के 10 साल में एक्चुअली मैं उनके लिए सिर्फ 4 साल काम किया, मगर टिल द एंड आई यूज्ड टू राइट स्पीच। मेरा लास्ट स्पीच मैंने जो लिखा उनका, जनवरी 3 उनके पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस था मीडिया सेंटर में, आप गए होंगे, 3 जनवरी 2014। That was also my draft, though I was not working with him. He used to ask me to write his speeches. So even after you left PMO? Even after I left. मैं सिंगापुर से भी स्पीच लिख के भेजा था by email. कुल मिला के 2000 स्पीचेस लिखा मैं उनके लिए, और सब बाउंड वॉल्यूम्स में है। Now you mentioned it, तो मैं यहीं पूछ लेता हूँ फ्लो में। इस तरह की खबरें चलती हैं कि 2008 में आपने PMO छोड़ा। आपके विरोधी कहते हैं कि आपको लगता था कि यूपीए वापस पार में नहीं आएगी, तो आप सिंगापुर का असाइनमेंट लेके चले गए। और ये भी कि जब 2009 में मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बने, सो ही वांटेड टू टेक यू बैक, लेकिन सोनिया गांधी इसके लिए तैयार नहीं थी। क्या सत्य है? देखिए, हम आज मेरी नए किताब के बारे में बात मैं सर उसी में, मेरे पूरे नोट्स उसी पे हैं। आपने जिक्र किया कि आप 2014 तक स्पीच लिख रहे थे, इसलिए मैंने पूछा, वरना फिर लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि क्यों नहीं पूछा। बताइए सर। किताब पे तो मैं हर चैप्टर में बात करूंगा। पर्सनल डिसीजन, मैंने जो भी एक्सपीरियंस था, आई एंजॉयड दैट एक्सपीरियंस। हो गया, बस 4 साल काम किया मैंने जिंदगी में कभी भी कोई जगह 4-5 साल से नहीं ज़्यादा नहीं टिका मैंने। इफ यू लुक एट माई करियर, आई हैव चेंज्ड माई जॉब एवरी 5 years, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड टीचिंग। Even in journalism, every 2-3 years I was changing. So, क्या कहते हैं, they say 7-year itch. I used to have a 4 or 5 year itch. So I felt like leaving. I left. You wanted to be part of Planning Commission in the UPA second term? No, he offered. That I've written. He offered me the job. No, Nainan asked me to become editor Business Standard. So I came back to media, and that was again a professional decision, because I was missing not being in the media. I came into media, left media, went into research, came back to the media, again left. If you look at my career, I took breaks. From Times of India, I went to ICRIER, I came back, then I went to Singapore, I came back, then I went to Business Standard, came back, then I went to London, came back. So I had this very maverick life, thanks to my wife who had a steady job. 30 years she was teaching in JNU. So she's one place and I was all over the place. संजय बारू जी जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो इस देश की सोशियोलॉजी की वन ऑफ द लेजेंडरी प्रोफेसर्स में से एक हैं, प्रोफेसर रमा बारू। आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन आपने कई अखबारों में काम किया। एक अखबार में आपके बारे में खबर छपी थी 2014 में, जब आपकी बुक आई थी उसी समय, जिसमें कहा गया कि आपने बहुत कोशिश की कि आप 2009 में फिर से PMO में एंट्री पा जाएं। ये सब गलत बात है। गलत बात है, अखबार ने ऐसी छाप दिया PMO के सोर्सेज के हवाले से। बिल्कुल गलत है। आई नो द सोर्सेज ऑल्सो, गलत बात है।
Were they miffed at you because you met Narendra Modi, who was Gujarat's chief minister? That was in January. Yes. हाँ. आपकी मुलाकात हुई थी, इस वजह से नाराज थे वो लोग? No, that was in 2014. 10 में भी मुलाकात हुई थी? नहीं 10 में किधर हुई थी? When I was editor Business Standard. हाँ, वो तो as editor of business newspaper I had to see him. That was for an interview for Business Standard. Yeah. They thought that Baru has switched the side. नहीं यार, छोड़िए ये सब. I don't want to get into this. So let me tell you the truth. If you are insistent. Sir. I've said it many times. In fact, Barkha did a long interview some 2 years back or 1 year back. It's all on record. Dr. Singh wanted me back. So I came back. I had a full-time job in Singapore. And when I came back, there was a problem he had with the party. So he said, you become a member of the Planning Commission. I said, no, sir, I don't want to join Planning Commission. I was not excited. Because I had a standing offer from Nainan to succeed him as editor. Nainan, Business Standard had this rule that the editor will retire at the age of 60. So, or 65, whatever. 60. So he was retiring. And he called me and said, I'm looking for a successor. Will you come as editor? So I told Manmohan Singh, I said, sir, Nainan wants me to join as editor Business Standard. So he said, good, go there. But keep writing my speeches. So I said, all right. So I was doing this. I mean, it was, if you like, a professional conflict of interest. That as editor of a business newspaper. That was my next question. It was what to do. That was my relationship with Dr. Singh. When he said, okay, you go and work with Nainan, but you write my speeches. So I said, all right. So all these people who are his PS, who are around, I mean, Vikram Misri, who's now foreign secretary. That's right. He was a PS to Manmohan Singh. Jaideep Sarkar, who was till recently our ambassador in South Africa. All these PS used to write to me, email me. So PM wants you to write a speech on this, PM wants you to write a speech on this. And I used to send the speeches. They all know it. Vikram knows it. Jaideep knows it. Indu Chaturvedi, who was also one PS. So I wrote all those speeches. In fact, this January 2014 speech, which I wrote, Vikram was the one at PS at that time. History will be kinder to me. History will be kinder to me. I wrote that. कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं एडिटर हूँ, ये पीस में लिख रहा हूँ जो पीएम के क्रिटिकल है, आप पीएम की स्पीच भी लिख रहे हैं? तो क्या करेंगे? When the Prime Minister of the country asks you something, that too, given my personal relationship with him. You don't say no to Prime Minister. You don't say no to Prime Minister. Particularly a speech. I mean, now I'm telling you, but at that time it was completely confidential. I used to write it, only his PS knew. The rest of the world didn't know. But it did become a bit of an issue. I think there was a feeling even within me that, there is which is why I left finally Business Standard in 2010 and joined this International Institute for Strategic Studies. Again, I continue to write speeches. Is there any specific reason कि आपने अपनी पहली चर्चित किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में एज अ मीडिया एडवाइज़र जो आपने 4 साल चीज़ें देखी उन सब का तो जिक्र किया, लेकिन 9 से 14 तक आप किस तरह से एसोसिएटेड रहे उस पर आपने बहुत बात नहीं की? नहीं. हाँ, मतलब आई हैव रेड दैट बुक एज वेल, सो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्यों? You did not want more trouble for Mr. Singh? No, you see, I mean, people will say, oh, you're showing off. Even after you left, you are doing this. Now you're asking me, I'm telling you. Otherwise... पर ये बात तो लोगों ने तब भी कही, खुद प्राइम मिनिस्टर की बेटी ने कही. Yeah. मशहूर हिस्टोरियन उपिंदर सिंह, आई एम कोटिंग हर. इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने उनका इंटरव्यू किया. While I'm not speaking on behalf of the Prime Minister, we are extremely angry at the exaggerated level of access the author, which is you, sir, has ascribed to himself. It is an audacious account with so-called quotes of even the Prime Minister, which have been recorded as facts. Reported speech has been used as a direct speech. Is this ethical? See, I also have a daughter. I don't know if you have a daughter. If you are criticized or whatever, you get a reaction. It's a personal reaction. I didn't take it seriously.
It's okay. These things happen in life. You know, when you live long enough, you realize that a lot of people say a lot of things. And sometimes you have to keep quiet and not say more than what you've said. I don't want to say anything more. Okay. As I said many times, what I've written is only 50% of what I know. The other 50% I will never write. So leave it at that. It may sound like a veiled threat to them as well. No, it's not a threat. It's a fact that I mean, come on, we are now in 2025. All these 11 years back, I've written 6 books in the last 11 years. I wrote a book on Narasimha Rao. I wrote a book on India's Power Elite, which you mentioned. I wrote a book on Shinzo Abe, edited a volume on Shinzo Abe. I edited a volume on Henry Kissinger. I published a book on my writings as director of geoeconomics at IISS. Yeah. So I've been busy writing so many books. This has all happened 10 years, 11 years back. And I don't see the point in going on and on about it. Whatever has happened has happened. It's best to, as they say, let sleeping dogs lie. All right, coming back to this book, Secession of the Successful, Chapter 1, Slaving for the Empire, which you start with Amitabh Ghosh के Sea of Poppies का एक बड़ा ही ज़रूरी पैरा, और फिर आप उन 4 फेजेस की बात करते हैं माइग्रेशन के. ज़रा उनके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए. ऐसा है कि भारत से, मतलब जो ये स्पेस है, अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक, हिमालय से लेके इंडियन ओशन तक, ये जो स्पेस है जो हम भारत कहते हैं, कई सालों से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं. एक माइग्रेशन, इनवर्ड माइग्रेशन, आउटवर्ड माइग्रेशन, वो सेंचुरी से हो रहा है, 4000 साल से हो रहा है. मगर मेरा फोकस ये किताब में है जो पिछले 200 साल में जो हम देखते हैं, उसके ऊपर है मेरा फोकस. हिस्टोरिकल फोकस इज ओनली गोइंग बैक 200 ईयर्स. तो 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश सरकार यहाँ थी, उन्होंने अपने प्लांटेशंस के लिए क्या कहते हैं, शुगर केन प्लांटेशंस के लिए लेबर यहाँ से ले गए थे. और जब जो हुई थी mid 19th century, 1850s to the First World War, over a 75-year period, thousands of Indians were taken from Bihar, Uttar Pradesh, Bengal, Orissa, and Andhra coast, mainly eastern India, to all these islands as laborers, जिन्हें हम इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं. They were indentured. एक सिस्टम बनाया था ब्रिटिश ने, लॉस एनेक्ट किया था उन्होंने, और अंडर दोज लॉस दे एक्सपोर्टेड दिस लेबरर्स, एंड दैट फेनोमेनन वी एसोसिएट विद ब्रिटिश रूल. Because of that, large numbers of countries around the world, from Fiji in the east to Trinidad and Tobago in the west, you have Indians, people of Indian origin. But after that, because of the national movement, जब गांधी जी इंडिया आए थे 1915 में, 1915 में, कई लोग गांधी जी के इंस्पिरेशन से भारत को वापस आए. नेहरू जी आए, ऐसे कई लीडर्स जो विलायत गए थे, इंग्लैंड गए थे, दूसरे देशों को गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे, वो सब भारत वापस आना शुरू किए. और 1950s में जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, कई जाने माने प्रमुख लोग, होमी भाभा, H.N. सेतना, विक्रम साराभाई, ज्ञानचंद्र घोष, कई जाने माने साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, स्पेस एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट, मेरे गुरु के.एन. राज, कई लोग इंडिया वापस आए. वो सब लंदन गए थे, ऑक्सफोर्ड गए थे, कैम्ब्रिज गए थे, अमेरिका गए थे, फ्रांस गए थे, सब एक नई दुनिया, नई भारत बनाने. और उनका मोटिवेशन जो था कि लेट अस बिल्ड अ न्यू इंडिया 50s में. मगर 70s से हम देखते हैं कि 2 टाइप ऑफ न्यू माइग्रेशंस बिगिन.
एक तो वर्किंग क्लास माइग्रेशन जो गल्फ को जा रहे हैं, गल्फ बूम, पोस्ट ऑयल क्राइसिस, गल्फ बूम के वजह से कई लोग केरला से, तेलंगाना से, कई लोग महाराष्ट्र से गल्फ जाना शुरू किया, एंड देन इन देयर थाउजेंड्स, एंड देन नाउ 8 million people are there. The second wave that started in the 70s with a few people but increased in the 80s was doctors and engineers, and mostly to United States, अमेरिका जाना शुरू किया। उस समय काफी चर्चा हुई among economists, like जैसे मैंने कहा जगदीश भगवती, दांडेकर एटसेट्रा, कि ये क्यों जा रहे हैं और इसके बारे में हम क्या करना चाहते हैं। तो ये एक आइडिया आया था, जगदीश भगवती ने लिखा था कि वी हैव टू टैक्स, ब्रेन ड्रेन टैक्स का आइडिया था कि जो भी भारत छोड़ के जा रहे हैं सरकार को एक टैक्स पे करके जाना चाहिए, बिकॉज दे आर गेटिंग सब्सिडाइज एजुकेशन, IIT से मिल रहा है या साइंस इंस्टीट्यूट से मिल रहा है, दे शुड पे अ टैक्स। दांडेकर ने तो एक एक्सट्रीम पोजीशन लिया, उन्होंने कहा कि यू हैव टू बैन फॉरेन ट्रैवल, और अगर कोई इंडिया में पढ़ के क्वालिफाइड पर्सन विदेश जाना चाहता है, ही हैज टू टेक अ परमिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, परमिट सिस्टम। तो ये सब देवर आइडियाज, बट नथिंग हैपेंड। लोग जाना शुरू किए, इंक्रीज होते गया। द टर्निंग पॉइंट जो आया वो 1999 में आया, व्हेन देयर वाज दिस Y2K प्रॉब्लम, कि कंप्यूटर सिस्टम December 31st 1999 से 1st January 2000 मूवमेंट को, then in the 0101 system, all the computers around the world had to be adjusted, internet systems, and India had hundreds of these trained computer professionals. So demand for Indian software engineers increased suddenly. And then Infosys came up, TCS came up, Wipro came up, a lot of NIIT came up, and there was a huge boom. और ये चलता रहा 2000s, 2010, 2020, there's a huge emigration of, out migration of Indians. और हमारा एटीट्यूड जो था, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे, हमारा एटीट्यूड ये था कि अच्छा है, ये देश के लिए अच्छा है, कि रेमिटेंसेस आ रहे हैं, 100 बिलियन आ रहा है, 120 बिलियन आ रहा है, अब इस साल 135 बिलियन आ रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा था, जो जगदीश भगवती और वो जब पूछ रहे थे कि भाई ये हमारे टैलेंटेड इंडियंस है, वी आर अलाउइंग दिस ब्रेन ड्रेन टू हैपन, एंड नॉट ओनली ब्रेन ड्रेन, नाउ वेल ड्रेन पीपल आर टेकिंग मनी आउट ऑफ द कंट्री, सेटलिंग आउटसाइड बिकॉज दे डोंट वांट टू पे टैक्सेस। सो द फोकस ऑफ माई बुक इज ऑन दैट। इंटरेस्टिंग। बुक में आप तीन इंडियन डायस्पोरा को जब इन्वेस्टिगेट करते हैं पहले चैप्टर में, तो आप 3 लेयर्स की बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक, थोड़ा वो दर्शकों को बता सकें। यही है, बिकॉज द फर्स्ट लेयर वाज दिस पीपल हु वर एसेंशियली लोअर कास्ट, रूरल पीपल हु वेंट एज लेबरर्स। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग, मैं जो इस किताब में लिखा, कि ज़्यादातर हिस्टोरियंस जो इस फेनोमेनन को देखते हैं वो कहते हैं कि ब्रिटिश ने इनको फोर्स करके ले गए, दैट लाइक स्लेव्स, फोर्स तो करके ले गए, मगर जो लोग गए थे वो इसलिए गए कि उनका मानना था कि वहाँ हमारा जिंदगी बेहतर होगा, द होप ऑफ बेटर लाइफ, राइट? दैट वाज द सेम होप दैट वर्कर्स हु वेंट टू गल्फ हैड। So that was the first wave of migration of essentially what you might call Dalit, peasantry, landless laborers who migrated and populated all these other countries, colonies. The second wave of migration, that was, as I said, you have upper caste, upper class, middle class, IIT graduates, postgraduates, and working class, mainly from Kerala, Telangana, Maharashtra. That's the second wave. The latest wave which I'm talking of is really the wealthy, the upper caste, upper class wealthy. So these are the 3 layers. Or each layer में motivations are different. First layer जो हम देखते हैं, the motivation was they were desperate here, and anything better they were willing to try. Second layer, which is mainly the professionals, it is not as if they were desperate here. As I keep saying, if you are an IIT graduate, you are assured of a decent life in India.
But there were opportunities in more developed economies which they wanted to take advantage of. And what you now see, the wealthy, partly they are escaping the tax net. What Arun Jaitley famously said in 2014, tax terrorism. Tax terrorism has not ended even after 10-11 years of the BJP government. So a lot of people are escaping that, the higher rates. But also people are now looking for what the Prime Minister himself called last year, ease of living. पिछले साल अगस्त में इंडिपेंडेंस डे स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमारा सरकार एक मिशन लॉन्च करेगी फॉर ईज ऑफ लिविंग. तो मैं कहता हूँ ईज ऑफ लिविंग इज व्हाट इज ड्राइविंग मोर एंड मोर पीपल आउट. कि लाइफ इज ईजियर. अगर आप दुबई जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, जिंदगी बेहतर होगी. पॉल्यूशन कम है, स्कूल एंड हॉस्पिटल बेटर हैं, ईज ऑफ लाइफ. ईज ऑफ लाइफ, झंझट नहीं है. आप बैंक में KYC पूछ रहा है या आधार कार्ड में एड्रेस चेंजिंग कॉम्प्लिकेशन है. लाइफ इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर इवन ऑर्डिनरी पीपल हियर. सेकेंड चैप्टर में आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म यूज़ किया, नॉन रिटर्निंग इंडियंस. यू फ्लिप द पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ NRIs. और आपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स का भी जिक्र किया कि उस समय भी देसाई का ग्रुप और बाकी लोग था कि कैसे डील किया जाए जो भारतीय ओरिजिन के हैं लेकिन भारत में नहीं हैं. फिर आप अपनी एक US की विज़िट का जिक्र करते हैं विद योर आबिद अंकल हु वाज एम्बेसडर देयर. सिंघवी साहब के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी वाजपेयी साहब ने, उसका जिक्र करते हैं. जरा वो बैकग्राउंड समझाइए कि एज अ स्टेट भारत प्रवासियों के साथ किस किस स्टेज से होके गुजरा. दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैंने कहा कि 1990 में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस शुरू हुई थी. भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डे आफ्टर डे, दिन ब दिन कम होते जा रहे थे और सरकारें बदल रही थी. विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई, चंद्रशेखर की सरकार आई और यशवंत सिन्हा जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो वॉशिंगटन गए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ऋण लेने के लिए. बट दे वर रिफ्यूजिंग टू गिव कि आपके सरकार की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी अभी नहीं हुई है और हम कैसे देंगे, आप जाके एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लीजिए या बजट पास करिए. तो इन दैट, उस माहौल में आबिद हुसैन जो हमारे एम्बेसडर थे वॉशिंगटन में, एक NRI कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे थे और मैं वॉशिंगटन में था तो उनके साथ मैं गया और वहाँ का जो माहौल था वो एक्सट्रीमली हॉस्टाइल. उन एटीट्यूड जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस थे 1990 में, उनका एटीट्यूड ये था कि भाई हम भारत छोड़ के आ गए हैं, आप हमारे पैसे आप क्यों मांग रहे हैं, हम यहाँ आके पैसा बनाए हैं, वी हैव डन वेल फॉर आवरसेल्व्स, व्हाट डू वी ओwe टू दिस कंट्री, country has not treated us well, we are not interested. That was the attitude of the NRI in 1990. 91 के बाद this whole attitude began changing. जब प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव वो आर्थिक सुधार लाए थे, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स हुए थे, इंडिया स्टेटस स्टार्टेड राइजिंग. दुनिया में लोग भारत को एक नई नज़र से देख रहे थे कि देखो ये देश पलट रहा है, कुछ हो रहा है भारत में, नए नए कंपनीज आने शुरू किए, नए डेवलपमेंट्स हो रहे थे. और बाय 1998 जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और न्यूक्लियर टेस्ट किया था उन्होंने, तो जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस फेल्ट प्राउड कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर हो गया है. दो अमेरिका वाज इम्पोजिंग सैंक्शंस, जापान इम्पोजिंग सैंक्शंस, हमारे खिलाफ बड़े बड़े देश हमारे खिलाफ थे, फिर भी अटल जी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और ही वाज एबल टू स्टैंड अप टू द डेवलप्ड कंट्रीज. इंटरनेशनल एटीट्यूड चेंज, द डायस्पोरा's एटीट्यूड चेंज. जब यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे, ही इंट्रोड्यूस रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स. वो नाम ही भी ऐसा था, रिसर्जेंट इंडिया, इंडिया इज राइजिंग. और वो बॉन्ड्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया. तो द सेम NRIs 1990 में कहते थे कि हम we don't want to help India, by 98 we are willing to help India. Yes. So that was a change in the NRI attitude. Now, from there, where have we come today? We have come today to a situation
where first of all more and more people are going out. जो नंबर्स हम देख रहे हैं कि हर साल हजारों लोग, लाखों लोग देश को छोड़ के जा रहे हैं. पिछले साल फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने पार्लियामेंट में बताया कि 10 साल में 2011 से 2023 तक 11-12 साल में 18 लाख लोग भारतीय सिटीजनशिप को छोड़ के गए हैं. तो ये एनआरआई जो हम सोचते थे कि ये नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, वो अब हमें पता चला कि दे आर नॉट गोइंग टू रिटर्न टू इंडिया. दे हैव बिकम नॉन रिटर्निंग इंडियंस. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग द एनआरआई टर्म हैज टू बी रीडिफाइंड. Then I go on to talk about other issues about changing attitudes. We can talk about it if you Yes, please. go to further chapter. You see, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने ये डायस्पोरा को पॉलिटिकली मोबिलाइज करना शुरू किया. You have used the term Yankee Hindus. यानी हिंदू तो वो तो किताब है विजय प्रसाद की. Yes. That is not my term. विजय प्रसाद. No, I said you use that term. हाँ, I use that term. तो मोदी जी ने ये डायस्पोरा मोबिलाइजेशन शुरू किया. लंदन में वेम्बली स्टेडियम में, न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, फिर बाद में ह्यूस्टन में हम हाउडी मोडी, और सारे दुनिया में जहाँ भी जाते थे. अभी भी परसों ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में थे, वहाँ भी इंडियन कम्युनिटी को मिलना और सब ताली बजाना और यू नो ऑल दिस तमाशा वाज गोइंग ऑन. एंड आई आस्क्ड द क्वेश्चन, आप विलायत में रह के भारत माता की जय कह रहे हैं, भारत माता को वापस क्यों नहीं आते? अब हैप्पीली वहां सेटल हो गए और नारे लगाते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय. अरे भारत माता की जय कह रहे तो भारत वापस आ जाओ ना. भारत वापस क्यों नहीं आते हो? इतना पेट्रियाटिज्म है अपने में. दिस इज अ क्वेश्चन वी नीड टू आस्क कि अभी भी चल रहा है ये डायस्पोरा के बारे में दुनिया भर. सेकेंड पॉइंट आई मेक इज, हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि ये इंडिया सॉफ्ट पावर है. इफ डायस्पोरा इज योर सॉफ्ट पावर, तो मतलब क्या है? यू आप कह रहे हैं कि दुनिया सब अब देखती है कि और इंडियंस आर डूइंग सो वेल, दैट मीन्स इंडिया इज डूइंग वेल. आई एम क्वेश्चनिंग दैट. आई एम सेइंग इफ आई एम अ ब्रिटिशर, एन इंग्लिश पर्सन, and I see so many Indians in England, मेरे मन में क्या आएगा? अच्छा, ये अपना देश छोड़ के आ गए, मतलब वहाँ उनका जिंदगी ठीक नहीं था, वो वहाँ खुश नहीं थे, इस वजह से आ गए. तो ये सॉफ्ट पावर कैसा बनता है? These are the questions I raise in the book. आप उसके बाद वाले चैप्टर में, फ्लाइट ऑफ ह्यूमन कैपिटल में, आपने एक जगह प्रोफेसर जॉनसन को कोट किया है कि वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही नेशनलिस्टिक व्यू है इस चीज़ को देखने का कि माइग्रेशन इज़ अ प्रॉब्लम. और फिर आप उस आर्ग्यूमेंट को बहुत एलेबरेट भी करते हैं. अब भारत में भी कई लोग ये कहते हैं कि भाई एक वो वाला माइग्रेशन है यूएस वाला जो वहीं सेटल हो जाना चाहते हैं वहीं का, फिर एक गल्फ वाला माइग्रेशन भी है जो लगातार पैसे भेज रहे हैं. हाउ शुड वी लुक एट दिस फ्रॉम द फाइनेंशियल, और जो जिसको कहते हैं कि इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू कि तुरंत पैसा आ रहा है, और जिसको हम बोलते हैं डॉलर मनी, गल्फ मनी, उससे चल रहा है पैसा. वो तो ठीक है. देखिए, हमारा ऑफिशियल पॉलिसी रह चुका है 1990 से, जब हम WTO के मेंबर बने थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जब हम मेंबर बने थे, हमारा ऑफिशियल पॉलिसी जब से रह चुका है कि हम लेबर एक्सपोर्ट्स करेंगे और लेबर एक्सपोर्ट से हम आमदनी पाएंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस पाएंगे. That has been a policy. Even now we are doing labor export. But labor export का मतलब ये है कि वो लोग जाएंगे, काम करेंगे, पैसे घर भी जाएंगे, यहाँ उनका फैमिली का ये कहते हैं इनकम बढ़ेगा. अब केरला में देखें हम कि घर बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये पॉजिटिव फेनोमेनन है कि यू आर एक्सपोर्टिंग लेबर, अर्निंग इनकम, और रेमिटेंसेस जो आ रहे हैं उसके वजह से आ रहे हैं. मगर दैट हैज नाउ बीन गोइंग ऑन फॉर 3-4 decades. क्वेश्चन अब यह आ रहा है कि जो लोग गए हैं कि क्या वो वापस आ रहे हैं, या जब उनकी आमदनी बढ़ती जाती है, सोशल स्टेटस बढ़ती जाती है, तो क्या वो दुबई से कनाडा जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, उनके बच्चे
US जा रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जा रहे हैं. That is happening. That those who have gone out are no longer coming back, or they are going to more and more developed countries, because till now the opportunities are there. पता नहीं फ्यूचर में ये opportunities रहेंगे या नहीं रहेंगे, मगर you see that movement happening. So while I recognize that remittances are good, but we should not exaggerate remittances, because after all, $135 billion, which is what we have got this year, for a country of 4 trillion GDP, कितना है? Is less than 1%. Yes. तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो इकोनॉमी पे होगा ज़्यादा है नहीं, तो इसको ज़्यादा एग्जैजरेट भी नहीं करना चाहिए. Interesting. Overseas for studies or studying to migrate. आप जगन मोहन रेड्डी ने एक इश्तिहार दिया था, वहाँ से बात शुरू करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमने वो इकलौता एक कैनन मान लिया है कि हम जितना ज़्यादा मैच कर लें एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी. एंड इंटरेस्टिंगली दिस कम्स फ्रॉम द तेलुगु स्पीकिंग लैंड, जिसके बारे में हमने बात की सबसे पहले वो वाइट कॉलर माइग्रेशन हुआ. आई हैव वर्कड इन पंजाब. वहाँ पे मैंने देखा है किस तरह से कुकुरमुत्तों की तरह दुकानें खुली हैं जो बाहर भेजने के नाम पे चलती हैं. प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस से भी जा रहे हैं, उसको लेके भी बड़ी डिबेट रही कि इनको जाने देना चाहिए नहीं जाने देना चाहिए. आपने किताब में कई जगह जिक्र किया कि एक 60s का दौर था जब बड़े बड़े साइंटिस्ट बाहर से आए थे क्योंकि एक नया भारत बन रहा था. और आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि जब पॉलिटिकली बार बार दावा हो रहा है कि नया भारत बन रहा है, तब ये रिवर्स गेन क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल. अब ये तो प्रश्न है मेरा. उसका उत्तर तो देश देना चाहिए, सरकार देना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप देना चाहिए कि कितने ऐसे लोग को आपने वापस लाया. जैसे नेहरू जी ने होमी बाबा को वापस लाए, सेठना को लाए, KN राज को लेके आए, बड़े बड़े बुजुर्ग इंटेलेक्चुअल्स को लेके आए. कि आप कितने लोगों को लेके आए? और यूरोप में देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, कनाडा में देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, कोई भारत आना नहीं चाहता है. इसलिए कि भारत में द साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस आर ऑल ब्यूरोक्रेटिक and highly bureaucratized. And this includes Indian scientists. I know a couple of such fellows जो यहाँ से स्कॉलरशिप पे US गए, फंड कट हुआ, now they are moving towards Europe. बिल्कुल. मतलब अभी ओरिजिन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जो भारत से अभी ताजे गए वो भी वापस नहीं आना चाह रहे हैं. बिल्कुल. तो these are serious questions. I mean, my whole point of writing this book is these are questions we should talk about, discuss and look for solutions. अब ये वेंकटेश रामकृष्णन ने जो कहा, कई साल पहले जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, जब आबिद हुसैन जिनके बारे में हमने अभी जिक्र किया, आबिद हुसैन सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो अंडर आबिद हुसैन इंदिरा गांधी ने एक कमिटी अपॉइंट की टू स्टडी फंक्शनिंग ऑफ इंडियन साइंस इंस्टीट्यूशंस. बिकॉज उस जमाने भी कंप्लेंट ये था कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बहुत हो गया है, कि सरकारी इसके साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस पे कंट्रोल ज़्यादा हो गया है, इस वजह से साइंटिस्ट छोड़ के जा रहे हैं. तो आबिद हुसैन कमेटी का एक रिपोर्ट आया. वो रिपोर्ट का यही रिकमेंडेशन था कि द साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन शुड बी रन बाय साइंटिस्ट, नॉट बाय ब्यूरोक्रेट्स, नॉट बाय IAS ऑफिसर्स. 1980s की बात कह रहा हूँ मैं. आज वही प्रॉब्लम है कि वंस अगेन नॉट जस्ट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज आर बीइंग रन बाय ब्यूरोक्रेट्स. एक जॉइंट सेक्रेटरी बैठता है मिनिस्ट्री ऑफ HRD में, जो IIMs को और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को चलाते हैं. वाइस चांसलर्स आके बाहर बैठते हैं अपॉइंटमेंट के लिए. तो ये ऐसा कैसा चलेगा देश? यू हैव टू गिव इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, यू हैव टू गिव एकेडमिक फ्रीडम, यू हैव टू टेल देम ठीक है आइए आप जो भी रिसर्च करना करिए, हम पैसे देंगे, उसका कुछ प्रभाव होना चाहिए, उसका कुछ आउटपुट होना चाहिए. एंड यू स्टडी द आउटपुट कि अच्छा काम कर रहे नहीं. एक जगह बुक में आपने इस बारे में भी बात की है कि अब पिछले 10 साल से जो माइग्रेशन हो रहा है वो अमीरों का ज़्यादा माइग्रेशन है. वो दे आर मेकिंग मनी इन इंडिया बट दे आर चूजिंग टू इन्वेस्ट इट और यूज इट आउटसाइड इंडिया. ये इस ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा बताएं. हाँ, एक्चुअली मुझे बहुत खुशी हुई कि 2-3 हफ्ते पहले, या मेरे ख्याल में 1 महीना पहले, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक रिपोर्ट आई है. और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये अब कह रही है जो बात हम सब 3-4 साल से कह रहे हैं. आई रोट कॉलम्स 5 years बैक
on this phenomenon. Many other economists have written about this. But now even Ministry of Finance is saying, why are Indian businessmen investing more outside India than in India? That's a question. मैं 5 साल पहले मैंने एक कॉलम लिखा था कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल, दैट हम सब ट्रेड यूनियन के स्ट्राइक के बारे में हम सब जानते हैं, वर्कर स्ट्राइक, राइट? एंड आई हैव सेड वी आर नाउ सीइंग कैपिटल स्ट्राइक because capitalists are not investing in India. So now government has also recognized this as a problem. And the answer to that is very simple. Same thing, ease of business. You know, even today, businessmen complain. I mean, I know one very distinguished and very prominent businessman who told me that he has set up a factory in one East European country. वो कहते हैं, मैं वो कंट्री को गया और आई इन्फॉर्म समबडी लोकली कि हमें लैंड चाहिए या हम एक फैक्ट्री लगाने वाले हैं. इमीडिएटली द न्यूज़ रीच द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. वो देश के प्रधानमंत्री के ऑफिस से फ़ोन आया कि हमारे प्रधानमंत्री आपको मिलना चाहते हैं. तो नेक्स्ट डे ही वेंट एंड मेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री. उसने कहा कि भाई आप यहाँ मेरे देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बताइए क्या चाहिए, कर देंगे. इंडियन बिजनेसमैन. वो कहता है मैं यहाँ आके अगर फॉरगेट द प्राइम मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर को मिलना चाहता हूँ या इंडस्ट्री सेक्रेटरी को मिलना चाहता हूँ, 2-3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता वेट करना पड़ता है अपॉइंटमेंट के लिए. और अपॉइंटमेंट मिलेगा तो भी बाहर कमरे के बाहर बिठा देते हैं 1 घंटा 2 घंटे के लिए. तो द एटीट्यूड इज डिफरेंट. That is why he said, I'm taking my money and going and investing outside. डॉक्टर फारूक, पॉलिसी के लेवल पे आपको क्या लगता है कैसा रहा, अगर इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में देखें जो आप बोल रहे हैं कि वेल्थ बाहर जा रहा है? देखिए, सरकार तो ईज ऑफ बिजनेस के बारे में कई साल से बोलते आ रही है. प्रधानमंत्री कई बार कहा ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस. बट आप बिजनेसमैन से पूछेंगे तो कहेंगे भाई इट्स नॉट इजी टू डू बिजनेस. तो देयर इज अ गैप, देयर इज अ कम्युनिकेशन. बोलने में और करने में गैप है. हाउ डू यू ब्रिज दैट गैप? अब जैसा मैंने पहले कहा, पिछले साल इंडिपेंडेंस डे स्पीच में प्रधानमंत्री ने एक बहुत खूबसूरत आइडिया के बारे में बोला, ईज ऑफ लिविंग. सिर्फ ईज ऑफ बिजनेस नहीं. अब ईज ऑफ लिविंग में देखिए, छोटी बात है. मेरी दोस्त सुचेता दलाल जो फाइनेंशियल जर्नलिस्ट है बॉम्बे में, मेरे साथ काम करती थी, उसने कई सालों से ये बैंकिंग सेक्टर के KYC नॉर्म्स के बारे में कैंपेन करती आ रही है कि दिस इज अ न्यूसेंस फॉर ऑर्डिनरी पीपल. हर साल KYC फॉर्म फिल करो, आधार कार्ड दो, फोटो दो. ये क्यों? दूसरे देशों में होता नहीं. ये क्या हो गया है कि हर चीज़ में आप आधार कार्ड फॉर्म करो, सेल्फ अटेस्टेशन करो, PDF फॉर्म लगाओ, अपलोड करो. अपलोड करने में ये so many MB will not take. उसका स्मॉल, I mean, you know, all of us have seen this. We are all dealing with this. So these are the small things you have to address to make ease of living easy. आपने बुक में पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स का जिक्र किया है कुछ एक जगहों पे, इसके बारे में अगर आप बता सकें थोड़ा सा व्यूअर्स को. देखिए, हर आदमी जब देश को छोड़ के जाता है, पुश फैक्टर्स भी होते हैं कि कोई वजह होते हैं कि यहाँ का परिस्थिति जो है उनका ठीक नहीं है, इसके वजह से जा रहे हैं. और पुल फैक्टर्स भी होते हैं कि जो जहाँ भी वो जा रहे हैं वहाँ कुछ बेहतर होगा उनका कंडीशन है, आमदनी बढ़ेगी या बच्चों के लिए स्कूल अच्छे रहेंगे, व्हाटएवर. डिफरेंट क्लासेस के लिए पुश और पुल फैक्टर्स आर डिफरेंट. मेरा कहना यह है कि फॉर पुअरर पीपल द पुश फैक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट. कि यहाँ कुछ नहीं बन रहा है मेरे लिए, इसलिए मैं छोड़ के बस कैसे भी चले जाएं. कैसे भी चले जाएं. ये डंकी रूट के बारे में आपने सुना है, हमने अखबार में पढ़ा है कि गुजरात से कई लोग अमेरिका जाना इलीगल रूट से जा रहे हैं और बॉर्डर पे कई लोग मर गए हैं. बिल्कुल. ठंड में. तो उनके लिए तो पुश फैक्टर ही है, पुल फैक्टर तो होता ही नहीं.
अमीर लोग जब जाते हैं तो उनके लिए पुश फैक्टर होता है टैक्स कम करने के लिए, यहाँ टैक्स रेट ज़्यादा है। मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स के लिए पुल फैक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज अपॉर्चुनिटी देयर। इफ यू आर अ साइंटिस्ट, अब आप कह रहे थे आपके दोस्त जो साइंटिस्ट हैं वो गए और वहीं काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है फॉर डूइंग रिसर्च, for publication, etc. So the pull factor is greater for the middle class than the push factor. HNIs का कई जगह जिक्र है, हाई नेटवर्थ वाले इंडियंस का, और आप टैक्स टेररिज्म की बात करते हैं कि 2014 में ये बीजेपी का एक घोषणा पत्र का अहम हिस्सा था। एज अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट, डू यू थिंक कि बीजेपी ने पावर में आने के बाद पिछले 11 साल में टैक्स टेररिज्म के मोर्चे पे कुछ इफेक्टिव काम किया है या इससे उलट है? देखिए, जब अरुण जेटली जी ने टैक्स टेररिज्म के बारे में बात किया था, मैं एक्चुअली कॉल्ड हिम एंड कॉम्प्लीमेंटेड हिम बिकॉज दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। कि टेररिज्म वर्ड बहुत एक्सट्रीम वर्ड होता है। जब वो ऑपोजिशन में थे, वो जब कॉइन किया था वो फ्रेज, वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी चला गया 2014 इलेक्शन में। ठीक है, टेररिज्म नहीं, बट एटलीस्ट इट इज हैरेसमेंट, राइट? यू आर हैरेसिंग पीपल, and the harassment is not simply of IT officers personally harassing. वो कम होते जा रहा है, but the harassment is in the procedures, in simply filling the forms, the systems of filling. The whole system has been simplified. Things have improved. Certainly they have improved, but for the super rich, the problem is the tax rate. It is not so much the harassment in terms of IT officers, but the rates are high. And the rates are high in India because we are an unequal society. हमारे देश में टैक्स जो देते हैं वो कुल मिला के 5% से ज़्यादा नहीं है पूरे देश में। क्या कहते हैं, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की देश है, नॉट मोर देन 5% आर पेइंग टैक्सेस, बट दिस 5% इज योर एलीट, एंड आफ्टर ऑल गवर्नमेंट हैज टू पे फॉर द वेलफेयर, सोशल वेलफेयर और द पुअर। मनरेगा हो या दूसरे प्रोग्राम्स जो हैं, प्रधानमंत्री के प्रोग्राम्स जो हैं, इसके लिए सरकार को तो पैसे चाहिए, तो टैक्स तो करना पड़ेगा। तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ लोअर टैक्स रेट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टैक्स को कम करें, मगर वो एक सेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। आप अमीर बन चुके हैं, आप एक जनरेशन में मिलियनर बन चुके हैं, आपके पेरेंट्स वर नॉट मिलियनर्स, यू आर मिलियनर्स, यू मेड मनी, यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन। दैट सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म इज नॉट देयर। अब नारे लगाने के तो सब लोग भारत माता की जय कहते हैं, मगर जब टैक्स भरने की बात होती है वो नहीं बनना चाहते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे मिडिल क्लास में और अपर क्लास में। जब भी हम लोग माइग्रेशन की बात करते हैं सो कॉल्ड अपर क्लास में, तो देन दैट टर्म कम्स द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम। एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू US, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे प्रोफेशनल हो। हालांकि अब मैं लेटली, अगर मैं इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो कई लोग कहते हैं कि दे प्रेफर यूरोप ओवर US। आपने पूरा एक चैप्टर इस बात को समर्पित किया है कि जो भारतीय मागा में है, उस पूरे कैंपेन में है, और वहाँ से एक सवाल ये भी उठता है कि हम भारतीय CEOs के तौर पे, एग्जीक्यूटिव्स के तौर पे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारी इनहेरेंट ट्रेनिंग वैसी नहीं कि हम खुद से इतने बड़े वेंचर्स बना सकें जो दुनिया भर के टैलेंट को अट्रैक्ट करें। सो वी कैन बी द CEO ऑफ Amazon और सिटी बैंक, बट वी कैन नॉट बिल्ड वन। हाउ डू यू लुक एट इट? No, that is a challenge for us. This is the challenge. That why are we not able to, after all, when Pandit ji set up Department of Atomic Energy in the 1950s and said कि हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे, हम क्या थे? हमारी हालत क्या थी? इस देश की हालत क्या थी? या जब इंदिरा जी ने कहा कि we'll have PSLV, GSLV, geostationary satellites, और इंडिया विल हैव सैटेलाइट्स इन स्पेस, क्या हालत थी हमारी? वी वर ड्रीमिंग बिग।
एंड वी आर एबल टू अचीव दोज ड्रीम्स। सिर्फ सपना नहीं देखे, वो सपने को हमने फुलफिल किया। हम न्यूक्लियर पावर बन गए, हम स्पेस पावर बन गए। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े बड़े कंपनीज बनाना है तो तय करके बनाइए, उनको स्वच्छता दीजिए, ईज ऑफ बिजनेस इंप्रूव कीजिए, पॉलिसी एनवायरनमेंट बदलिए, ताकि ये लोग सब यहाँ रहे या जो बाहर गए हैं वो वापस आए। अगर वो एनवायरनमेंट हम बनाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा, बड़े बड़े कंपनीज बनेंगे, ग्लोबल कंपनीज बनेंगे। अब पब्लिक सेक्टर की छोड़िए, प्राइवेट सेक्टर देखिए, टाटा इंडस्ट्रीज, आपको जानकारी होगी कि अराउंड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, पता नहीं डेट 1890s या 1896 से, जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में स्पीच देने, स्वामी विवेकानंद ने बाय शिप गए, यहाँ से जापान गए, जापान से शिकागो गए, अमेरिका गए। और जब वो जापान से अमेरिका जा रहे थे, उसी नाव में जमशेदजी टाटा थे, उनके फेलो पैसेंजर। तो वहाँ उनकी दोस्ती हुई और जमशेदजी टाटा ने उनसे कहा, आई एम अ बिजनेसमैन फ्रॉम बॉम्बे। तो स्वामी विवेकानंद ने जमशेदजी से कहा, भाई हैव यू सीन जापान कितना आगे बढ़ गया है, उनका खुद का डिफेंस इंडस्ट्री है, वो अपना गन्स बना रहे हैं, अपने आर्मामेंट्स बना रहे हैं। मुझे ये जानकारी नहीं थी जब तक मैं यहाँ आया जापान में, उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना बढ़ चुका है, आपने देखा है? तो जमशेदजी ने कहा, हाँ मैं ज़रूर देखा है, जापानीज आर डूइंग वेल। तो स्वामी विवेकानंद देन टोल्ड हिम, भाई यू गो टू इंडिया एंड सेट अप अ स्टील मिल एंड सेट अप अ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। जो बिजनेस आप कर रहे हो, एक स्टील मिल शुरू करो, साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू करो। उनके कहने पे जमशेदजी टाटा इंडिया वापस आके टाटा स्टील शुरू किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बैंगलोर शुरू किया। दिस इज ऑल रिकॉर्डेड हिस्ट्री। यस, व्हाट ड्रीम्स दे हैड एंड व्हाट वाज इंडिया, इट वाज स्टिल अ ब्रिटिश कॉलोनी। 1890s की बात कह रहा हूं मैं, हम स्टिल ब्रिटेन के कॉलोनी थे, हमारे देश में गरीबी थी, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, फिर भी जो उनका सपना था वो बहुत बड़ा था। आजकल ऐसे सपने में क्यों नहीं है? क्यों? व्हाई आर वी सेइंग नो, इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है, हम बाहर जाएंगे? कुछ यहाँ रह के बनाइए आप। डॉक्टर बारू, मैं लास्ट चैप्टर पे आ रहा हूँ, सजेशन ऑफ द सक्सेसफुल, जिससे बुक का टाइटल है। आप बड़े दिलचस्प ढंग से टाइम्स ऑफ इंडिया के उस सजेशन पे आते हैं कि देयर शुड बी अ मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन। बहुत इस चीज़ को लेके एक्सेप्टेंस भी है और एक लॉबी है जो लगातार इस चीज़ को एडवोकेट कर रही है कि आपके स्किल सेंटर्स भी ऐसे हों कि आपको दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का लेबर चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि साहब बांग्लादेश से या नेपाल से जा रहा है, इंडिया से वो लेबर क्यों नहीं जा रहा है। इसी तरह से गल्फ़ के लिए आप ट्रेन कर ही रहे हैं, वो सब करिए। एक लॉबी तो ये कहती है, पर दूसरी लॉबी ये कहती है कि आप कितना डिपेंडेंट रहेंगे बाहर की प्रॉस्पेरिटी पे, क्योंकि आपके जो रिच हैं वो भी बाहर जाके फर्स्ट वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। कोई फैमिली ऑफिस सेटअप कर रहा है, कोई दूसरे लूप होल्स निकाल रहा है। आप क्या इसमें फाइनल सुझाव देना चाहते हैं सोसाइटी को एंड सरकार को? मेरा सुझाव सिंपल है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो निजी तौर पे जा रहे हैं वो जाएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। हम तो डेमोक्रेसी है, फ्री सोसाइटी है। अगर आप कल इस देश को छोड़ के जाना चाहेंगे तो सरकार नहीं रोक सकता आपको, मगर सरकार क्यों आके आपको भेजने के लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हैं? ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम ऑफिशियली साइन कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गवर्नमेंट ऑफ ताइवान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गवर्नमेंट ऑफ इजराइल, यस, ऑफिशियली वी आर एंटरिंग इनटू बायलैटरल एग्रीमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ लेबर। क्यों? जब गल्फ को गए थे इंडियंस, अपने आप जा रहे थे। अब तो आप एक ऑफिशियल पॉलिसी बना दिए कि वो जाएंगे। और रिसेंटली मेरे दोस्त जयशंकर ने, फॉरेन मिनिस्टर, एक प्राइवेट सेक्टर प्रोग्राम को लॉन्च किया, गति, ग्लोबल एक्सेस फॉर टैलेंटेड इंडियंस, गति। क्यों? ठीक है, गति है, प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव है, यू वांट टू हेल्प इंडियंस गो आउट ऑफ इंडिया,
तो सरकार की क्यों सपोर्ट देना चाहिए उसके लिए, मुझे समझ में नहीं आता। ये तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी ये है कि भारत देश में एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार क्रिएट करें। बाहर की रोजगार अपॉर्चुनिटीज को भिजाने के लिए ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। You write in the end, today when along with brain drain we find increasing wealth drain, there is a little effort to quantify it, even less to examine the reason for it, and much less to stem the tide. Any suggestion for Prime Minister Narendra Modi? Yeah, very simple suggestion. You promised a mission for ease of living in your Independence Day speech of 2024. Sir, Independence Day for 2025 is coming in a month's time. वो मिशन को लॉन्च कीजिए। मेक ईज ऑफ लिविंग द मेन फोकस ऑफ द नेक्स्ट 4 years. 4 साल हैं सरकार के लिए। इफ यू डू स्मॉल थिंग्स फ्रॉम KYC, बैंक के KYC norms to simple things of living in this country, sanitation, drinking water, slum development, छोटे बातें, make cities livable. Ease of living is what everybody wants. And then what is the incentive to leave the country and go? People will come back. चाइना को देखिए, चाइना से लाखों लोग छोड़ के गए, अब बस वापस आ रहे हैं, because now China has made itself a more livable country. And so we also become Viksit Bharat, which is a good objective. Make India more developed, but ease of living is a immediate. I mean, Viksit Bharat to 2047, but that's too far away. By 2029, make India a country where it's easier for us to live, particularly senior citizens like me. I don't have an office, I don't have a secretary, I have to do everything myself. It's not easy. थैंक यू डॉक्टर बारू। ये हमारी बुक का लास्ट सेगमेंट है जिसमें हम राइटर्स से बुक के बारे में बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द बुक दे हैव रिटन। तो मेरे अब बुक्स से जो आपने अब तक पढ़ी हैं उनसे जुड़े कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल है, आपके सिलेबस से इतर जो फर्स्ट बुक आपने पढ़ी और आपको बहुत इम्प्रेस कर गई, मतलब इन योर एंटायर लाइफ? यस, in my entire life. यस, Oh. द फर्स्ट बुक। go down the memory lane and think of it. Well, I think Glimpses of World History, पंडित जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, Glimpses of World History मैंने हाई स्कूल में पढ़ी थी। और आई थिंक इट इज स्टिल, मेरी बेटी जब 13 साल की थी और एक दिन स्कूल से आके मोबाइल फ़ोन मांगी थी, तो मैंने कहा यू रीड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, आई विल गिव यू मोबाइल फ़ोन। तो पहली उसको भी मैं पढ़ने के लिए दिया। Interesting, how thoughtful. I made her read that book, and then she had to read it to get a mobile phone. So that was the book in my high school days, but then I read a lot. Yes, so my next question is, which book you have read like n number of times, कि ये एक बुक मैं बार बार पढ़ता हूँ, ऐसी कोई बुक है? Karl Marx Communist Manifesto. Why so? It's a fantastic piece of literature. It's very powerful writing. Each time I read it, I find it very exciting to read it. Just the language, the thoughts. I've read it many times. But in fiction, my favorite writer has always been Graham Greene. और ग्रैहम ग्रीन के सारे किताब मैंने पढ़ी, सारे किताब, और कई 2-3 बार पढ़ी, जैसे ह्यूमन फैक्टर या एंड ऑफ एन अफेयर, Travels with My Aunt. Several of Graham Greene's books I've read it more than once. Interesting. Next question, एक मिलेनियल्स का, जेंजी का एक टर्म होता है चीट मील, वैसे ही एक टर्म होता है चीट बुक की ऐसी बुक्स जिनको आप पब्लिकली बहुत नहीं बता सकते हो क्योंकि उनको बहुत हाई ओपिनियन में नहीं देखा जाता, पर हमको पढ़ने में बहुत मज़ा आया, ऐसी कोई बुक है? कामसूत्र. Kama Sutra. Edited by any specific version of Kama Sutra? I don't remember the thing, but I think most people have read it. Very few people say they have read it. In fact, now you mentioned it, I remember there's a very famous psychoanalyst called Dr. Sudhir Kakkar. Yes, I've read his book. He wrote a beautiful book called Ascetic of Desire. Yeah, I've read it. Yeah, it is a lovely piece of writing. Okay, so last question related to books is, if you have to make a chart of 5 books you have read recently and you will recommend it to my viewers.
Well, recently, Book recommendations by Dr. Sanjay Baru. Recent books में the first book I would recommend is William Dalrymple's The Golden Road. The Golden Oh, Gate. it's a very good book. The Golden Gate, I loved it. Then Anirudh Kanishetty on the Chola kings of Yes. southern India. Again, a very, very fine book. And it starts a very good debate. The way Cholas have been portrayed so far and how he brings that commerce wala aspect. Yes. Then this lady from Karnataka who recently got the Booker. Heartland, Heartland. Banu Mushtaq. Banu Yeah, Mushtaq's book. very interesting. It's a fascinating collection. Then the fourth one, which I'm actually rereading. I mean, right now I'm reading it, but for the second time, is a classic English translation of a Telugu classic. Gurujada Apparao was a great social reformer. Gurjara Apparao. Gurujada Apparao. He's the man who wrote that famous poem that which is in Telugu. They say Desamante Mattikadu, Desamante Manshulu. That is, your country is not your land. Your country is your people. In fact, Mr. Modi has quoted him many times. The nation is not the land, nation is its people. He wrote a famous classic, actually a play called Kanya Sulkam. Kanya Sukam. Kanya Sulkam. It is about bride marriage, widow remarriage. But it's a classic. It's a humorous book. At the same time, a very powerful critique of Hindu society at the turn of the century, end of 19th century, beginning of 20th century. I read it many years back, but that's the book I'm reading right now. Again. थैंक यू डॉक्टर बारू. किताब वाला में आज के लिए इतना ही. ये बातचीत हो रही थी सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया. पेंगुइन प्रकाशन ने इसको छापा है. NR नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के फाउंडर, शशि थरूर, नितिन पाई जैसे कई विद्वानों ने इस किताब की संस्तुति की है और पहले पन्ने पर ही गुरचरण दास ने भी इसकी तारीफ़ की है. आपने इतना वक्त निकाला किताब वाला के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. और मेरे भीतर के पॉलिटिकल रिपोर्टर ने अपने लालच को बहुत काबू में रखा है कि मैं आपसे आपकी पिछली किताबों पे ज़्यादा सवाल करूं. वो कहानी फिर भी आपने कर लिया. आपके आदर की वजह से मैंने कुछ नहीं कहा कि थैंक यू सो मच सर. थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू. Out of my respect for you, but otherwise I don't normally any longer talk about my past. Of course, you must have gotten tired of it. I'm tired. Yes, I can understand. किताब वाला में आज के लिए इतना ही. पर जाते जाते आपके लिए एक सवाल. आपके सिरहाने कौन रहता है? क्या मोबाइल फ़ोन रहते हैं जो लगातार आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी कितनी नाकाफ़ी है, जो लगातार आपको प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी से घेर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द इच्छाओं का बाज़ार पैदा कर रहे हैं ताकि सुबह उठते ही आप काम में वैसे जुट जाएं जैसे कोल्हू का बैल जुटता है? या आपके सिरहाने एक किताब रहती है जो कहती है कि दुनिया इतनी तेज़ रफ्तार, इतनी बोझिल और इतनी हल्की फुल्की भी नहीं कि एक क्लिक में ख़त्म हो जाए? जब आप तलाशते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए. शुक्रिया.